नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप में आज हम कॉलीफ्लावर की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल क्रॉप में 3 से 4 क्रॉप जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से मैंने एक कोल क्रॉप जिसको हम गोभी वर्गीय फसलें कहते हैं जो थी कैबेज, उसके बारे में मैंने 10वें लेक्चर में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर से पढ़ लें। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलीफ्लावर के बारे में। ठीक, कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पोर्शन होता है वो होता है कर्ड। ठीक, इसका कर्ड खाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ये एक कोल्ड सीजन की क्रॉप है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है। तो कॉलीफ्लावर जो है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। वेराइटी जो है इसकी बोट्राइटिस है। क्या है इसकी वेराइटी? क्या है? बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। उसके बाद जो इसकी फैमिली है वो है क्रूसीफेरी फैमिली। इसी फैमिली में जितने भी कोल क्रॉप हैं वो आता है। क्रूसीफेरी में आपका मूली आता है और इसी में ही ब्रेसिकेसी में ही मस्टर्ड आपकी जो है वो क्रूसीफेरी में ही क्या आता है, मस्टर्ड की क्रॉप भी आती है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है कॉलीफ्लावर का वो है मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में जो ये कॉलीफ्लावर है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। कॉलीफ्लावर इज ए थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। ये थर्मोसेंसिटिव है। थर्मोसेंसिटिव मतलब टेम्परेचर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा, हम अगर कल्टीवेशन करते समय टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा, जैसे मान लो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, तो इस तरीके का टेम्परेचर इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, या मान लो जिसको इतना टेम्परेचर इसको जितना चाहिए अगर वो टेम्परेचर नहीं है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इसका प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। थर्नो लिख उठा है, इसको थर्मो कर देना, एन की जगह पे एम लगा देना। अब इसकी जो वेराइटीज़ हैं उनका हम किस तरीके से सीड रेट होता है या उनका यील्ड किस तरीके से होता है, कब उसकी सोइंग करते हैं और मैच्योरिटी टाइम कितने दिन में मैच्योर होता है, कब मैच्योर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो अर्ली वैरायटी है कॉलीफ्लावर की जो अर्ली वैरायटी है, अगर उसको हम ग्रो करते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए हमसे 500 से 600 ग्राम सीड चाहिए। अर्ली वाला, अर्ली में 500 से 600 ग्राम क्यों चाहिए? क्योंकि जो उसका कर्ड होता है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, इसीलिए सीड रेट थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि स्पेसिंग थोड़ी कम हो जाएगी, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस थोड़ा कम कर देंगे, स्पेसिंग कम हो जाएगी। क्योंकि उसके जो फूल होते हैं, कर्ड जिसको कहा जाता है, वो छोटा छोटा होता है, इसी वजह से सीड रेट बढ़ जाता है। यील्ड भी कम होती है क्योंकि कर्ड छोटा छोटा होता है। लगभग 120 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर, या आप कह सकते हैं 12 से 15 टन पर हेक्टेयर इसका यील्ड होता है। इसकी जो सोइंग टाइम होती है, नर्सरी इसकी जो रेस करते हैं वो करते हैं मिड मई से लेके मिड जून तक, मतलब 15 मई से लेके 15 जून के बीच में इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और जब नर्सरी 1 महीने की हो जाती है तो इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसकी मैच्योरिटी का जो टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये क्या होता है, तैयार हो जाता है और बाज़ार में ये उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद जो मिड और लेट वाली वेराइटीज़ हैं, इनका जो सीड रेट है वो 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। इनकी जो यील्ड है वो 20 से लेके 30 टन पर हेक्टेयर, यानी 200 से लेके 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। जुलाई से अगस्त के बीच में इसकी सोइंग होती है। नर्सरी इसको रेस करते हैं कब? इसकी नर्सरी रेस करेंगे जुलाई अगस्त के बीच में। और इसका जो मैच्योरिटी है वो नवंबर दिसंबर तक इसकी मैच्योरिटी होती है। नवंबर दिसंबर तक आपको मार्केट में कॉलीफ्लावर की सब्जी मिलती रहती है। उसके बाद क्या है कि कॉलीफ्लावर का जो सोइंग टाइम है और हार्वेस्टिंग टाइम है और ग्रोथ का टेम्परेचर क्या होता है वो देख लेते हैं। जो अर्ली वेराइटीज़ हैं जो बाज़ार में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं, उनको मिड मई से मिड जून तक हम क्या करते हैं, उनको सोइंग करते हैं। मतलब मिड मई से मिड जून तक, जैसे अभी मैंने बताया अर्ली वैरायटी को, इनका सोइंग टाइम ये होता है। फिर हार्वेस्टिंग टाइम जुलाई के एंड तक, जैसे जुलाई ख़त्म होता है, जुलाई के ख़त्म होने तक इसका जो कर्ड होता है वो तैयार हो जाता है, मार्केट में आ जाता है। इसके जो ग्रोथ का टेम्परेचर होता है, क्योंकि उस समय मई जून और जुलाई के महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए 20 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये ग्रो हो जाती है। फिर जो मिड अर्ली वैरायटी है वो है जुलाई एंड में बोई जाने वाली। इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो सितंबर एंड तक होता है। इसके जो ग्रोथ का टेम्परेचर है वो कितना है, 12 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मिड लेट वाली जो वेराइटीज़ हैं
इनको अगस्त के एंड तक सोइंग करते हैं और सितंबर के एंड तक इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और इसके साथ साथ इनके जो ग्रोथ का पीरियड है, क्योंकि उस समय धीरे धीरे ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो 12 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनफ होता है इनके लिए। उसके बाद जो लेट वाली वेराइटीज़ हैं जिनको हम सितंबर के एंड में सोइंग करते हैं, नर्सरी रेजिंग के लिए सितंबर के एंड में इसकी नर्सरी डालते हैं, उसके बाद ये अक्टूबर के एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर और कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर नवंबर दिसंबर का टेम्परेचर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टेम्परेचर ये पीक होता है ठंडी का, तो इस समय टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसमें 10 से 12 डिग्री ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। समझ गए? तो और आगे बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? एक ये मेथड होता है। देखो जो क्या होता है कि ये कर्ड होता है, जो कैलीफ्लावर का कर्ड होता है, जब ये ग्रो कर रहा होता है तो इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट से और धूल से बचाना होता है। ठीक, तो जो डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए इसको ब्लांचिंग करते हैं। अब बात समझो कि इसको धूल से और धूप से बचाते क्यों हैं। जब डायरेक्ट सनलाइट इसके कर्ड पर पड़ती है कैलीफ्लावर के, तो कैलीफ्लावर का जो कर्ड होता है ये वाइट ना होकर धीरे धीरे पीला हो जाता है। तो अगर येलोइश कलर का हो जाएगा तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो घट जाती है। अगर वाइट कलर का होगा तो इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहती है। इसी वजह से पत्तियों से ढक दिया जाता है। जैसे ये बीच में कर्ड था और बाद में क्या हुआ कि अगल बगल वाली पत्तियों को लेके और उसको बांध दिया गया। तो जैसे मान लो एक बीच में ये कर्ड था, ये कर्ड है, इसके चारों तरफ ये पत्तियां थी, इन सभी पत्तियों को पकड़ के और ऐसे बांध दिया गया। अब बांध देने से क्या होगा कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, धूल नहीं पड़ेगा, और जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी हो रहा था ये सब भी नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लांचिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लांचिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है या ब्लांचिंग किस में करी जाती है। ब्लांचिंग इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन एंड लो एरस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। समझ गए? तो इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग इसमें करते हैं। उसके बाद है कैलीफ्लावर इज द ओनली क्रॉप इन ग्रुप ऑफ कोल क्रॉप इन विच द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कर्ड लाइज बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। कह रहा है कि कैलीफ्लावर एक ऐसी कोल क्रॉप है, मतलब कि फूल गोभी एक ऐसी गोभी वर्गीय फसल है जिसका हार्वेस्टिंग या ईडिबल पार्ट यानी कि जो खाने वाला पार्ट है वो प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज के बिल्कुल बीच में। क्यों? वेजिटेटिव स्टेज में ये पूरा हो गया है, इसका वेजिटेटिव स्टेज खत्म होने वाला है। अब इसमें जो कर्ड निकल रहा है यही कर्ड होता है इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज की स्टार्टिंग। वही कर्ड धीरे धीरे आगे चलकर इन्फ्लोरेसेंस बनाता है, फिर उसमें फ्लावर लगते हैं और वो रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाता है। तो कैलीफ्लावर में केवल यही एक ऐसी कोल वर्गीय फसल है, कोल क्रॉप है, जिसमें कर्डिंग जो होती है यानी कि इसमें जो कर्ड बनता है, जो फूल बनता है, ये कब बनता है? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज के बिल्कुल मिड में बनता है। मोस्ट ऑफ लेट टाइप स्नोबॉल हैव सेल्फ ब्लांच हैबिट। ज़्यादातर जो लेट वैरायटीज़ होती हैं जैसे स्नोबॉल 16 है या स्नोबॉल सीरीज की जो भी वैरायटीज़ हैं, ये सेल्फ ब्लांचिंग वाली इसमें हैबिट पाई जाती है। मतलब इसमें इतनी ढेर सारी पत्तियां निकल जाती हैं अगल बगल से कि कर्ड अपने आप ढका रहता है, उसको ऐसे बांधना नहीं पड़ता है। तो सेल्फ ब्लांचिंग वाली हैबिट किस में पाई जाती है? स्नोबॉल सीरीज की जो वैरायटीज़ हैं जो लेट सोइंग के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं, वो अच्छी मानी जाती हैं सेल्फ ब्लांचिंग के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1822 बाई डॉक्टर जेनसन फ्रॉम लंदन। क्या हुआ कि 1822 में डॉक्टर जेनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया। कहाँ से? लंदन से। डॉक्टर जेनसन एक थे, लंदन से इसको लेके आए थे 1822 में, यानी कि इससे पहले गोभी की खेती भारत में नहीं हुआ करती थी। पूसा हिमज्योति है सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट। अभी जो सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट मैंने बताया था कि अपने आप ही इसमें ब्लांचिंग हो जाती है, करना नहीं पड़ता है, पत्तियों को बांधना नहीं पड़ता है। ये पूसा हिमज्योति जो वैरायटी है इसमें भी अपने आप ही सेल्फ ब्लांचिंग हो जाती है। इट रिक्वायर्स 5 to 8 इरीगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ। जो कैलीफ्लावर की आपकी क्रॉप है इसमें 5 से लेके 8 इरीगेशन
इसकी ग्रोथ पीरियड में चाहिए होता है, मतलब नर्सरी से लेके हार्वेस्टिंग के बीच में इसको 5 से 8 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब ये डिपेंड करता है 5 बार करना है कि 8 बार करना है इन्वायरमेंट पे। समझ गए बात। पीएच ऑफ सॉइल फॉर मैक्सिमम यील्ड, अगर इसका जो पीएच की हम बात करें कि इसकी सॉइल की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी पीएच कौन होती है, तो वो होती है 5.5 से लेकर 6.5 तक सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर हम वैरायटीज़ की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, जिसमें से कुछ इंट्रोड्यूस वैरायटीज़ हैं। अब इसमें जो इंट्रोड्यूस वैरायटी यानी कि पहले ये ग्रो की जाती थी विदेशों में और विदेशों से वो सीधे इंडिया में चले आई, सीधे जो वैरायटी विदेश में थी वही वैरायटी इंडिया में आ गई, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस वैरायटी कहते हैं, मतलब ये विदेशी वैरायटी होती हैं। इम्प्रूव्ड जापानीज़, ये जापान से आई हुई वैरायटी है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद फिर सिलेक्शन से, कुछ सिलेक्शन जो है एक ब्रीडिंग का मेथड है, जैसे सिलेक्शन है या म्यूटेशन ब्रीडिंग है, ये सब ब्रीडिंग के मेथड होते हैं, या मास सिलेक्शन है। तो इन सब सिलेक्शन के मेथड से भी वैरायटी डेवलप की जाती है। तो सिलेक्शन से जो डेवलप होने वाली वैरायटी है उसमें है पूसा हिमज्योति, पूसा स्नोबॉल K1, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पंत शुभ्रा और पूसा अगहनी। ये सब जो कैलीफ्लावर की वैरायटीज़ हैं ये सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई हैं। उसके साथ साथ अब हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में पूसा शुभ्रा और पूसा अगहनी, ये 2 वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है कैलीफ्लावर की। उसके बाद कुछ सिंथेटिक वैरायटी हैं जिनको सिंथेटिक तरीके से डेवलप किया गया है। सिंथेटिक तरीका से मतलब ऐसे कि ऐसे समझो कि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तैयार किया गया है। उसमें से पूसा अर्ली मैजेस्टी है और पूसा सिंथेटिक है और पंत गोभी थीन है। ये जो 3 वैरायटी हैं ये सिंथेटिक वैरायटी ऑफ कैलीफ्लावर हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की कुछ वैरायटीज़ हैं जिसमें कैंडिड चार्म है। कैंडिड चार्म एक अच्छी वैरायटी है। इसमें जो रेड कलर वाली वैरायटीज़ हैं, जो भी मैंने वैरायटीज़ रेड कलर में की हैं, आप लोगों को पता होगा कि रेड कलर का मतलब ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैरायटीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर इट। वाइट इलेस, कैसमोर, अर्ली हिमलता, उसके बाद हिमानी, नाथ ज्वाला, नाथ श्वेता, स्क्लोरोसिया रॉट रेजिस्टेंट, पूसा स्नोबॉल K2S। K2S जो वैरायटी है पूसा स्नोबॉल की, ये स्क्लोरोसिया के प्रति स्क्लोरोसिया रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी। अब ये स्क्लोरोसिया रॉट रेजिस्टेंट क्या होता है, ये मैं जब आपको कैलीफ्लावर की डिजीज़ पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से आपको बता दूंगा। अभी समझिए कि ये स्क्लोरोसिया जो रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा स्नोबॉल, जिसको हम K2S भी बोलते हैं। उसके बाद है ब्लैक रॉड कट एंड इन्फ्लोरोसेंस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी। चाहे वो ब्लैक रॉड के प्रति, चाहे वो कड और इन्फ्लोरोसेंस में ब्लाइट के प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन कौन सी है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1। ये जो 2 वैरायटीज़ हैं इसमें ब्लैक रॉट नहीं होता है और इसके साथ साथ जो कर्ड या इन्फ्लोरोसेंस होता है उसमें ब्लाइट वाला सिस्टम भी नहीं आता है। समझ गए। आगे बात करते हैं कि अर्ली वैरायटी जो कैलीफ्लावर की है उसमें से अर्ली कुंवारी, उसके बाद है पूसा अर्ली मेजेस्टी, जिसको अभी पूसा अर्ली सिंथेटिक, जिसको अभी मैंने बताया था सिंथेटिक वैरायटी है। एक है पूसा दीपाली और है पूसा केतकी। ये सब वैरायटी कैसी हैं, अर्ली वैरायटी होती हैं किसकी, कैलीफ्लावर की। उसके बाद मिड अर्ली वैरायटी में इम्प्रूव जापानीज, पूसा शरद और पूसा अगानी। ये सब वैरायटी कैसी हैं, मिड अर्ली वैरायटी है, जिसमें से इम्प्रूव जापानीज ये कैसी वैरायटी है, इंट्रोड्यूस वैरायटी, जैसा कि अभी मैंने बताया। मिड लेट वाली वैरायटीज़ कौन कौन सी है, पूसा सिंथेटिक और पूसा हिमज्योति। ये 2 वैरायटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मिड लेट में ग्रो की जाने वाली वैरायटी। अब लेट वाली वैरायटी में पूसा स्नोबॉल होता है। जैसा मैंने बताया था स्नोबॉल वाली जितने भी वैरायटीज़ होती है इसमें सेल्फ ब्लांचिंग वाली हैबिट पाई जाती है, मतलब इनका जो कड होता है ये अपने आप पत्तियों से ही ढका रहता है, ढकना नहीं पड़ता है। उसके बाद जो वैरायटी है पूसा स्नोबॉल K1, ये टॉलरेंट है ब्लैक रॉट डिजीज़ के प्रति। जैसे अभी मैंने बताया कि जो पूसा स्नोबॉल K1 वैरायटी है इसमें ब्लैक रॉट डिजीज़ नहीं लगती है। पूसा हिमज्योति इज़ ओनली वैरायटी व्हिच कैन बी ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। पूसा हिमज्योति एक ऐसी वैरायटी है जिसको ग्रो किया जाता है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। कहाँ पर, हिम पर, यानी कि हिल पर। हिल मतलब क्या होता है, हिमालय। हिल मतलब पहाड़, पहाड़ बोले तो हिमालय। हिमालय पे होता है हिम, हिम से पता चलता है हिमालय। तो पूसा हिमज्योति कहाँ की है, अप्रैल से जुलाई तक ग्रो होने वाली
एक पहाड़ी वैरायटी है। तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। काफ़ी बार इसको पूछा जाता है क्या कि पूसा हिमज्योति किसकी वैरायटी है, तो कैलीफ्लावर की है। कहाँ के लिए सूटेबल है, हिली एरियाज के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। अब उसके बाद है स्कोपिंग, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजियल इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कैलीफ्लावर। बात समझो, स्कोपिंग क्या होती है, जब इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जो कैलीफ्लावर है इसके जब कर्ड का रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका कर्ड जो है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में तो बहुत कॉम्पैक्ट होता है जो हम सब्जी के लिए जो लेके आते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर हार्वेस्ट ना करो तो कुछ दिन बाद देखना कि धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, मतलब उतना कॉम्पैक्ट नहीं रह जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि सेंटर वाला पोर्शन का कुछ इन्फ्लोरेसेंस, जैसे मान लो ये गोभी है तो इसमें बीच वाला कुछ पोर्शन काट के हम निकाल देते हैं, तो रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो इधर वाली ये सब बचे हुए हैं, इधर वाला ये सब बीच में, सेंटर वाला तो निकाल दिया है, जैसे ये गोभी थी बीच वाला ये तो निकाल दिया, लेकिन इसके किनारे किनारे वाले हैं, अब इनको प्रॉपर बाहर भी फैलने का और अंदर की तरफ भी फैलने का टाइम मिल जाता है, जगह मिल जाती है, और ये आसानी से इनका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्कोपिंग, मतलब ग्रोथ के लिए इनको स्कोप देना, जगह देना, उसी को हम बोलते हैं स्कोपिंग। तो आज के लिए केवल इतना ही। कैलीफ्लावर की आपकी जो क्रॉप थी ये खत्म हुई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।